चलिए देखिए, बायोलॉजी का मैंने वन शॉट वीडियो तो डाल दिया है और कुछ बचे थे सेल, वो भी मैंने कर दिया है और टिश्यू बचे हैं तो टिश्यू को हम खत्म कर देंगे। लेकिन आगे हम जो सेल पढ़े हैं उसका एमसीक्यू करते हैं और पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं अभी तक में एग्जाम में, रेलवे में हो, एसएससी में हो, ये पूछे गए सभी 30 प्रश्न हैं जो कि जीवन की मौलिक इकाई मतलब सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। और चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी में व्याख्या आपको दिखेगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा कि आपका जो अभी एमसीक्यू जैसे वन शॉट वीडियो लाया, फिर मैं एमसीक्यू ला रहा हूँ, एमसीक्यू और विथ व्याख्या ला रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो लाऊंगा सिर्फ एमसीक्यू रहेगा जो कि आप टेस्ट देंगे और मैं सिर्फ टिक लगाऊंगा, बस यही रहेगा। समझ गए? तो आप तैयार रहें। बस इसको खत्म करने के बाद सेल खत्म हो जाएंगे, टिश्यू खत्म हो जाएंगे और मानव जो है ये सब खत्म करने के बाद एमसीक्यू लाऊंगा। आगे सेल खत्म करने के बाद हम एक एमसीक्यू लाने जा रहे हैं जिसमें डिटेल नहीं रहेगा, आप कैसा उसे बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कोशिकांग को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, बता सकते हैं? तो उसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। क्लियर हो गए? अब आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही बोलते हैं। इसकी व्याख्या सुन लीजिए कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अगर आप जानते हैं तो इसमें जो है शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। किसमें? कोशिका में बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की बात हो रही है। ठीक है, एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम होता है, जैसे हाइड्रोल एंजाइम होते हैं। हाइड्रोल एंजाइम होते हैं जो अनावश्यक या मृत कोशिकाओं को तोड़कर पुनः उपयोगी बनाते हैं। मतलब मृत जो कुछ सेल है उसको पुनः निर्माण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जब किसी कारणवश लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है, लाइसोसोम की झिल्ली क्या होती है? फट जाती है किसी कारणवश। याद रखेंगे, किसी कारणवश लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तो इसके एंजाइम पूरी कोशिका को ही पचा लेता है, पूरा पचा लेगा लाइसोसोम। यही कारण है कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम आप इस ऊपर देख लीजिए, झिल्ली है, अपाचक एंजाइम जो है किसमें है आप देख सकते हैं। चलिए, टूटे फूटे भाग को नष्ट कर लेता है, बस इतना ध्यान रखना है। इससे संबंधित और भी अतिरिक्त तथ्य की बात करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा गया है, पावर हाउस कहा गया है। केंद्रक को क्या कहा गया है? तो इसे नियंत्रण केंद्रक कहा गया है। और राइबोसोम को क्या कहा गया है? प्रोटीन कारखाना कहा गया है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। गोल्जी तंत्र को क्या कहा गया है? बॉडी को हम बताएंगे कोशिका का डाकघर कहा गया, पोस्ट ऑफिस कहा गया है। गोल्जी तंत्र को और क्या कहा गया है? तो कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सेंट्रोसोम को क्या कहा गया है बताइए? तो पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम। तो पशुओं के लिए सहायक है कोशिका विभाजन में, वो है सेंट्रोसोम। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कोशिका का रसोई घर है, मतलब पादप से संबंधित है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर है। अगर लाइसोसोम की खोज किसने की, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा क्रिश्चियन थे। डी यूथुब यहाँ पे लिख दिया है, ड्यूबल थे। क्या थे? यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हम भी बोल दिए थे ड्यूब। ठीक है, ड्यूब, या आप लिख सकते हैं डयूब, डयूब थे। ठीक है, डूब डूब भी बोल सकते हैं, डयूब भी बोल सकते हैं। ने की थी, कब की थी? 1955 में की थी, 1955 में की थी। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो हम बताएंगे क्रिश्चियन डी डयूब ने की थी, जो कि डूबे कभी कभी बोलते हैं, जो कि 1955 में किए थे। वाई नलिन अकाडमी द्वारा आप देख रहे हैं। और इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आप हैं तभी हमें यह स्लोगन हमेशा याद रखें। अब देखिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न है कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन होता है। किसमें विखंडन होता है? 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन होता है
किस कोशिकांक में घटित होता है? यही सवाल है कि कोशिका श्वसन का पहला चरण जो है, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन होता है और किस कोशिकांक में घटित होगा? तो ये किस कोशिकांक में घटित होगा? तो ये होगा कोशिकीय, मतलब कोशिकीय द्रव में होगा, मतलब साइटोप्लाज्मा में होगा। कोशिकीय द्रव में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है, कोशिकीय द्रव। अब कोशिकीय द्रव की बात करेंगे तो कोशिकीय श्वसन तो पढ़ ही रहे हैं, एकदम सही बात है। तो चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें ग्लूकोज की मात्रा 6 कार्बन होते हैं। कोशिका द्रव में अगर बात करेंगे साइटोप्लाज्मा में, तो ग्लूकोज का समीकरण कर दीजिए पाइरुवेट और ऊर्जा में, मतलब एटीपी में। याद रखिएगा, ये समझाने के लिए आप समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे व्याख्या सुन लीजिए कि कोशिकीय श्वसन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इनमें एक ग्लूकोज अणु 6 कार्बन का विखंडन होकर 2 पाइरुवेट अणु, मतलब 3 कार्बन बनाते हैं। मतलब कि एक ग्लूकोज अणु का विखंडन होगा तो 6 कार्बन निकलेंगे, और इसी में 2 पाइरुवेट में अणु में अगर देखा जाए तो 3 कार्बन बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यह पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव, मतलब साइटोप्लाज्मा में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होगा, इसे कट कर दीजिए। इसके बाद बनने वाला पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जो है प्रवेश कर क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है एटीपी उत्पादन जो है करता है। तो एटीपी उत्पादन करता है या उत्पादन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एटीपी उत्पादन करेगा। संबंधित अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में संभव है। क्रेब्स चक्र जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? मैट्रिक्स में होता है। और भी सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो है जिसे ईटीएस बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में ये दिखेगा कौन? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एक ग्लूकोज अणु से जो है कुल कितने एटीपी निकलते हैं? 36 से 38 एटीपी निकलते हैं, जो कि किससे संबंधित है? यूकैरियोटिक्स में ये पता चलता है, इससे प्राप्त होता है। क्लियर हो गए? चलिए तो बढ़िया से कर देते हैं कि लाइसोसोम को आगे गलत क्यों माना गया पता है? क्योंकि यह कोशिका अपघटन है या अपशिष्ट जो होते हैं या अवशेषों को नष्ट करने का कार्य करता है, अवशोषण का नहीं होता है, याद रखिएगा। केंद्रक की बात करेंगे, केंद्रक गलत क्यों है? क्योंकि यह आनुवांशिक सामग्री है, मतलब डीएनए को संग्रहित करता है, नियंत्रित करता है, ये केंद्रक का काम है, ठीक है, इसलिए गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों गलत हुआ भाई ऑप्शन में? तो क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन के अलग चरण, मतलब अलग चरणों, मतलब क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका इसमें गलत ऑप्शन में आएगा। तो गलत में है, लेकिन क्योंकि इसमें क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है तीसरा प्रश्न, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है ना? क्यों पाई जाती है भाई? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से जो है पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है, मतलब पौधे की रक्षा करता है। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल बोलते हैं में कोशिका झिल्ली जो होते हैं, कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। मतलब जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना, ये सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज ही नहीं, हेमी सेलुलोज से भी बनी होती है और पेक्टिन से भी बनी होती है, याद रखिएगा। जैसे कोशिका भित्ति को देख लीजिए, सेल वॉल है, दीवार है, कोशिका झिल्ली इसके अंदर होता है, नाभिकीय अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और वैक्यूल भी इसमें होता है, मतलब रिक्तिकाएं भी इसमें होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप पादप कोशिका की संरचना आप देख लीजिए, पृथ्वी की संरचना देख लीजिए, ठीक है।
उसके हिसाब से आपको ये बांटा गया कि क्या-क्या होता है इसमें पादप कोशिका में। तो सब होते हैं, कोशिका भित्ति तो होते हैं, कोशिका झिल्ली होते हैं, नाभिकीय होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और रेटिकुला भी होते हैं, रेटिका भी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है पता है? कोशिका का यांत्रिक बल प्रदान करना, यांत्रिक बल को प्रदान करता है, ठीक है? और आकृति बनाए रखना होता है, ठीक है? तो कोशिका की आंतरिक जो है बल को प्रदान करता है, आकृति बनाए रखना, आकृति को बनाए रखता है। दूसरी बात ये आकृति आपूर्ति कर दिया है आकृति है। पर्यावरणीय जो कारक होते हैं जैसे जल का दबाव, रोगाणु, भौतिक चोट जो होते हैं, फिजिकल चोट जो होते हैं, उसकी सुरक्षा भी करता है। पौधे की बात हो रही है, पौधे मतलब पादप मतलब पौधे, याद रखिएगा। और एक टगर दबाव, टगर प्रेशर को संतुलित करता है। मतलब इधर-उधर डगर-डगर पे न भटके भाई, ज़्यादा मतलब वो जड़ मजबूत रहे, इस तरह का भी काम करता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, थोड़ा और विशेष जानकारी लेते हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारे ऑप्शन हैं, इसकी बात करेंगे थोड़ा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं, शैवालों, कवक और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। मतलब कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं, शैवाल, कवक और कुछ बैक्टीरिया में ही पाई जाती है, याद रखिएगा। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। किसमें? पशु में, जंतु में कोशिका भित्ति अर्ध परागम नहीं बल्कि पूर्णतः परागम है, मतलब परमेएबल है, परमीएबल बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। याद करने के लिए मैं तोड़ देता हूं। कवक को कोशिका भित्ति मुक्तः काइटिन से बनी होती है। तो कवक को कोशिका भित्ति मुक्तः काइटिन से बनी होती है, ये बात को ध्यान आपको रखना होगा। चलिए, नलिन अकादमी में हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम चौथे प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं, जो कि पूछे गए हैं। 30 प्रश्न हैं, इसमें सेल से पूछे गए हैं। तो देखिए, जो चौथे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग जो है केवल पौधों में पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग जो है केवल पौधों में पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे लवक, है ना, प्लास्टिड जिसे बोलते हैं, प्लास्टिड बोल दीजिए, लवक। अब देखिए, इसकी व्याख्या कर लें तो केवल पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये भोजन निर्माण, भंडार और रंग देने का काम करता है। नोट की बात करें, कोशिका भित्ति भी केवल पौधे कोशिका में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त की बात करें, इसकी अतिरिक्त बात करें, व्याख्या करें, तो सुन लीजिए कि मुख्य अंतर कोशिकांग के आधार पर हम बात करेंगे। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में होती है, उपस्थित होती है, क्योंकि वो सेल्यूलोज के बनी एक कठोर संरचना होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड हम पढ़े थे ऑप्शन में, क्योंकि पादप कोशिका में उपस्थित होता है प्लास्टिड और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो मतलब कोशिका भित्ति और प्लास्टिड, जिसे हम लवक बोलते हैं, ये अनुपस्थित होता है जंतु में, उपस्थित होता है पादप में, पेड़ पौधे में। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा प्लास्टिड जो है सही होता है, अच्छा होता है, उसमें पाया जाता है। अब देखते हैं वैक्यूएल का। वैक्यूएल मतलब होता है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं हम पढ़े हैं, रिक्तिकाएं जो पादप कोशिका में बड़ा केंद्रीय रसधानी है, मतलब सेंट्रल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूअल है, ठीक है, रसधानी बोलिए उसे या रिक्तिकाएं बोल सकते हैं। जंतु कोशिका में छोटा और अस्थायी रहता है, फिक्स नहीं रहता है ये वैक्यूअल, रिक्तिकाएं, याद रखिएगा, जिसे रसधानी भी बोलते हैं, रसधानी भी बोला जाता है। अब सेंट्रियोला की बात करते हैं। सेंट्रियोला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोला जो है पादप कोशिका मतलब समानतः अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोला जो है समानतः अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी जो है उपस्थित होता है। मतलब कि सेंट्रियोला पादप कोशिका में जो है अनुपस्थित ही है, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित है, क्योंकि कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रियोला, याद रखना है। अब चलिए लाइसोसोम की बात करें। लाइसोसोम तो हम पढ़े ही हैं। लाइसोसोम पादप कोशिका की बात करें तो बहुत कम या लगभग अनुपस्थित ही माना जाता है। जिस तरह हम उनको सेंट्रियोला को समानतः बताते हैं कि अनुपस्थित होता है, उसी तरह इसमें बहुत कम है, लगभग अनुपस्थित ही मानिए। लेकिन जंतु कोशिका में अधिकांश संख्या में पाए जाते हैं। तो अधिकांश संख्या में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली हम कहते हैं। और कुछ याद रखने योग्य बातें अगर आप चाहते हैं तो सुन लीजिए नलिन अकादमी की तरफ से। पौधे कोशिका की विशेषताएं, कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, बड़ा वैक्यूल, ये सभी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होंगे। मतलब पूछा जाता है कि जंतु में अनुपस्थित कौन कौन है, तो कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और बड़ा वैक्यूल मतलब बड़ा रिक्तिका अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये सभी जंतु में अनुपस्थित हैं।
अब हम इसी तरह हम चलते ही आगे थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं, क्रोमोप्लास्ट की बात कर लेते हैं, है ना? देखिए, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, आगे तो सवाल जिसका पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिड भी पढ़ रहे हैं। प्लास्टिड का तो लवक का कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? तो हमको ये पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन-कौन होते हैं जी? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं? हाँ जी, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव होता है। हरा रंग का होता है, द्रव जैसा होता है, याद रखिएगा। और ये प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा। ये लवक का एक प्रकार है, जिससे सूर्य की ऊर्जा को जो है भोजन में बदल देता है। सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदल देता है क्लोरोप्लास्ट। यही क्रोमोप्लास्ट दूसरा है हमारा लवक का। क्लोरोप्लास्ट पढ़े, क्रोमोप्लास्ट पढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें पीले, नारंगी और लाल रंग का आपको पिगमेंट दिखेगा, लवक दिखेगा। याद रखिएगा। और जैसे कि मान लीजिए कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड है जो कि इसमें पीला दिखेगा, नारंगी भी दिख सकता है, लाल भी दिख सकता है। याद रखिएगा। ये फूलों और फलों के रंग प्रदान करते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। ये फूलों और फलों का रंग देने का काम करेगा। अब तीसरा लवक का जो है वह है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है सुनिए। ये रंगहीन होता है। ये भोजन और अन्य पदार्थों का संग्रह करता है। इनके भी प्रकार हैं, जिसे अमाइलोप्लास्टा बोलते हैं, एल एलीप्लास्टा बोलते हैं और प्रोटीनोप्लास्टा बोलते हैं। तो एमाइलोप्लास्टा जो होता है वो स्टार्च संग्रह करता है। एलीप्लास्टा जो होता है वो वसा मतलब फैट को, लिपिड्स को जो है संग्रह करता है, लिपिड के रूप में करता है। और प्रोटीनोप्लास्टा जो है प्रोटीन का संग्रह करता है, वो नहीं जानता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण में स्टार्च में ले लीजिए आलू को, और वसा में ले लीजिए बीज को, और दाल के और बीज के रूप में लीजिए प्रोटीन संग्रह को ले लीजिए। याद रखिएगा प्रोटीन समय। और थोड़े से सारांश मेरे तरफ से सुन लीजिए। या लवक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो भोजन निर्माण, संग्रह और रंग देने का कार्य करता है। ठीक है? ये एक तरह से महत्वपूर्ण अंग बताइए, महत्वपूर्ण ऑर्गन बताइए, है ना? इस तरह से याद रखेंगे। चलिए जीवन की मौलिक इकाई की बात करेंगे, जिसमें हम पूछे गए 30 प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें 5वां प्रश्न हम आ चुके हैं। तो 5वें प्रश्न की बात करेंगे कि इस प्रक्रिया का नाम बताओ, या इस प्रक्रिया का नाम बताओ या नाम बताइए, जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय विनिमय होता है। गैसीय विनिमय होता है मतलब उस सक्रिय का नाम बताओ, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा, या सक्रिय का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के जो है आर पार गैसीय विनिमय होते हैं। उसे हम विसरण कहते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है? डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब सुनिए मिश्रण है, तो मिश्रण की व्याख्या करते हैं। मिश्रण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों का स्वतः संचालन होता है। याद रखिएगा। तो इसमें कणों का जो जो संचालन होगा, जैसे हाई लेवल का चले जाइए, ठीक है, फिर लो लेवल का चले जाइए, लो टेम्परेचर, इसी तरह से उच्च सांद्रता और ये निम्न सांद्रता, उच्च वाले रेड जैसा दिखता है। याद रखिएगा। अब इसके अलावा हम चलते हैं आगे कि संक्षिप्त जो अतिरिक्त तथ्य हैं, और सुन लीजिए। तो सुन लीजिए आगे कि श्वसन में ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना मुख्यतः विसरण ही होता है, विसरण द्वारा ही होता है। याद रखिएगा। गैसों की गति सांद्रण प्रवणता कहलाता है। ठीक है? एक गार्डियन के रूप में काम करता है, पर निर्भर करता है। उसका झिल्ली अर्ध परागम्य होता है, जिससे गैस अणु आसानी से आर पार करता है। गैस का अणु जो है आसपास पार करेगा। ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब देखिए परागशरण की बात करते हैं और अंतः कोशिका की बात करते हैं, थोड़ा जानकारी ले लीजिए। तो पानी के अणु के आगमन मतलब आवागमन से संबंधित है, जो अर्ध परागम्य झिल्लियों के आर पार होता है। ठीक है? मतलब पार हो जाता है।
पीडीएमएल नहीं होके पर पीडीएमएल कर दीजिए। अर्थ है ना इसलिए। अब सुनिए अंतः कोशिका की बात करते हैं। ठोस और तरल पदार्थों के बड़े अणुओं को कोशिका द्रव ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाता है। बढ़िया से कर देते हैं। देखिए 6 प्रश्न है कि जब आप, यहाँ पर सब लिख दिया, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका के एक अत्यधिक, यहाँ पे अत्यधिक लिखना चाहिए था, तो अत्यधिक तन, ठीक है, क्या लिखना है, तनु बाह, बाह माने बाहर, यहाँ पे बाह नहीं लिखा है, तनु बाह माध्यम में रखते हैं, तनु बाह माध्यम में रखते हैं। तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी, जल को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, किंतु यहाँ पे गलत लिख दिया है, फटेगी नहीं। क्या होगा, फटेगी नहीं। जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी, जंतु कोशिका फट जाएगी, याद रखिएगा, लेकिन पादप कोशिका नहीं फटेगी। याद रखिएगा। तो पादप कोशिका का कौन सा भाग जो है, पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है। तो सहायता करता है, मदद करता है, वो कोशिका भित्ति करता है। तो ये पादप कोशिका जैसे ही साफ साफ बोला तो कि भाई सहन करने की क्षमता बढ़ा रहा है, किसको, पादप को, जंतु को नहीं, जंतु पे फट जाएगा, तो मतलब कि पादप होगा, पौधे होंगे। क्लियर हो गए। वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या ये है कि पादप कोशिका, कवक कोशिका और जीवाणु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होती है, जो एक कठोर जो है संरचना है, कठोर संरचना कहिए या कठोर रूप से ये कार्य करती है, ये भी बोल सकते हैं आप। यह संचरण जो होता है कोशिका को जल के प्रवेश के कारण होता है या होने वाले उच्च जल दाब को सहन करने में सहायता करता है। उच्च दाब को जो है सहन करने में क्या करता है, सहायता करता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते, इसलिए वह जल को अवशोषित नहीं कर पाती है और अत्यधिक जल या दाब या प्रेशर के कारण फट जाती है। इसी के कारण हम जंतु जो है फट जाती है, लेकिन पादप नहीं फटता है। क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया संक्षिप्त। इसमें डिटेल थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका का आकार मजबूत और सुरक्षा प्रदान करती है। याद रखिएगा, जल प्रवेश करने पर जो है कोशिका में तुंगोर दाब, ठीक है, तुंगोर दाब बढ़ता है, जो पादप कोशिका को सीधे और मजबूत बना रखता है या बना देता है, बनाए रखेगा। ठीक है, क्लियर हो गए। और जल दबाव को ही हम बोलते हैं तुंगरो प्रेशर। ठीक है, आगे चलिए। जंतु कोशिकाओं में ऑस्मोटिक दाब बढ़ने पर जल का प्रवेश होकर, तो जल का प्रवेश होकर कोशिका फट जाती है। तो अगर जंतु कोशिका में ऑस्मोटिक दाब बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि जल प्रवेश करेगा तो फट ही जाएगा, जिसे हम लाइसिस कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसिस कहते हैं। 7वां प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में जो है विस्तार होने लगता है। वो है पराशरण। किसके कारण, वह है पराशरण। पराशरण की बात हो रही है तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, जिसे ओस्मोसिस बोलते हैं, पढ़े होंगे आप। पराशरण जो है, यहाँ पे आगे चलते हैं और देख लीजिए, आप पिक्चर देख सकते हैं। पराशरण की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें अर्धपरागम झिल्ली के माध्यम से पानी का जो है प्रवाह उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है, मतलब उच्च सांद्रता से लेकर निच्च सांद्रता तक होता है। अल्प पराशरी विलयन में कोशिका में पानी प्रवेश करता है, जिससे उसका आकार आकृति बढ़ती है। याद रखिएगा, अधिक पानी और कम पानी, समझ गए, ये पराशरण का प्रक्रिया है। विशरण की बात करें
डिफ्यूशन की बात करेंगे, विसरण जो है यह प्रक्रिया केवल गैसों और घुलित पदार्थों के अणुओं के हस्तांतरण को दर्शाती है और पानी के प्रवाह को नहीं। पानी के प्रवाह को नहीं बताती है। दूसरा ये है तो कम सांद्रता, अधिक सांद्रता आपको दिख रहा होगा। इसमें जो है यह प्रक्रिया केवल गैसों और घुलित पदार्थों के अणुओं को स्थानांतरित को दर्शाती है, पानी के प्रवाह को नहीं दर्शा सकती विसरण। चलिए वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो यह प्रक्रिया पौधे के जल वाष्प के रूप में होने से संबंधित है, जो यहाँ लागू नहीं होता है, याद रखिएगा इसलिए हटाया गया। प्रकाश संश्लेषण यह प्रक्रिया पौधे में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाने से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण यह प्रक्रिया है पौधे में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाने से संबंधित है। अब चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त, मतलब कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त निम्न में से दो कोशिकांग मतलब दो शेल के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अपने डीएनए और राइबोसोम होंगे, किसके होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होंगे। किसके होंगे? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होंगे। डीएनए और राइबोसोम होते हैं लवक में और डीएनए राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी व्याख्या थोड़ा कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ज्यादा व्याख्या नहीं है इसमें। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे वे स्वयं प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और यह उन्हें अर्धस्वायत्ता कोशिकांग बनाते हैं। मतलब स्वयं के लिए आधा वाला जो है स्वयं इसे कोशिकांग सेल बनाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक, राइबोसोम ये सब इसमें जो है मिलित होते हैं। प्लेस्टेट में भी होते हैं ना जी। चलिए आगे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। और यह अपना डीएनए लेकर अर्धस्वायत्ता के रूप में कार्य करता है, आधा कार्य करता है। गोल्जी काय मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और पैकिंग करता है। इनमें कुछ एंजाइम होते हैं। इनमें क्या होते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं। केवल कुछ कोशिकाओं में डीएनए होता है, जिसमें कोशिका की जटिलता और कार्य जो कार्य करते हैं उसके विभाजन को स्पष्ट होता है। कार्य के विभाजन को स्पष्ट होता है। यही है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक की बात करता है, जिसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम की थोड़ी जानकारी लेते हैं। लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है, पाचन एंजाइम रखता है। कौन? लाइसोसोम। स्वयं प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। कौन? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में है लेकिन लाइसोसोम में नहीं है। और सुनिए लवक और गोल्जी काय की बात करें तो गोल्जी काय, लवक में तो सब होते हैं डीएनए राइबोसोम, लेकिन गोल्जी काय में डीएनए नहीं होता है। प्रोटीन और लिपिड का संशोधन वह पैकिंग करता है, प्रोटीन और लिपिड का करेगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय में देखा जाए तो गोल्जी काय के पास डीएनए नहीं होता है, अर्धस्वायत्ता भी जो है नहीं होता है, ये ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की बात करें। पूछे गए प्रश्न में 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित चित्र को देखिए। अमीबा को दर्शाया गया है। किस विकल्प में निम्नांकित ए, बी को उनके काई या कार्य के साथ सही जोड़ा गया है? बताइए। 9वें प्रश्न को सुनिए। उनके कार्यों के साथ, काई यहाँ पे लिख दिया, कार्यों के साथ जोड़ा गया है, सही जोड़ा गया है। ए मतलब होता है पादप, मतलब पादप, छद्म, या देखिए भोजन का अंतःग्रहण को ए रखा गया है। और खाद्य रसधानी मतलब कि रक्तिका, भोजन का पाचन करने को रखा गया है बी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है और इस ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आगे, इसके बाद इस ऑप्शन को देखिए। इस ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन जो हो गया ये होगा, क्योंकि ये है भोजन का अंतःग्रहण करना और बी को रखा गया है भोजन को पचाने का काम करता है, ये हो गया। अब अमीबा जो है भोजन को अपने क्रिया दिखाया गया है, या देखिए छद्मपाद ऐसे बोला जाता है, तो उसका पैर होता है ना इसलिए।
चलिए, अब इसमें थोड़ी व्याख्या हम कर लेते हैं। चित्र में आप अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया दिखा रहा है, ठीक है? इसमें भोजन को छद्म, पादप या छदबद्ध कहा जाता है, की सहायता से अंदर ले जाता है। मतलब अपने जो अमीबा को देख रहे हैं, वो रेंगने वाला होता है, तो रेंगते हुए अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है और फिर वह खाद्य जो उसका रसधनी होता है, जहाँ पे भोजन जाता है, उसमें जाकर पचा लेता है। क्लियर? अमीबा में भोज ग्रहण करने की प्रक्रिया सबसे पहले भोज कण के पास आता है, फिर उसके बाद छद मतलब पैर, पादप, जो पैरों के चित्रों ऐसे याद रखिएगा, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और भोजन कण अंदर चला जाता है। जैसे ही चला जाता है तो भोजन फिर पचा लेता है रस धनी से। चलिए, और भी विकल्प है, इस पे विशेष जानकारी अभी हम नहीं देंगे, आगे चलेंगे। और इस पे और भी सवाल जो बन सकते हैं वो देख लीजिए कि पूछे गए प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे क्या डिटेल है और सुन लेते हैं। देखिए, एक चित्र है जो छूट गया है। अमीबा का चित्र देख रहे हैं जिसमें भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, तो ये हम जानते हैं। अब भोजन प्रक्रिया इसमें भोजन का जो छदपाद होता है, ठीक है, छदपाद के मदद से पकड़ कर क्या करता है, फूड को वैक्यूअल, वैक्यूअल माने रिक्तिका, रिक्तिका मतलब रसधानी में पचा जाता है। आइए अब इन्हीं सभी भागों को चरणों में समझते हैं, ठीक है, चरणों में समझते हैं उसके डिटेल। पहला चरण में आप समझ जाइए कि केंद्रक को ले लेते हैं। केंद्रक जो होते हैं, यह अमीबा के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अमीबा की बात करें, फूड का बात करें, फूड जो भोजन कण होते हैं, वो बाहर से भोजन दिखाई देता है और जिसे अमीबा पकड़ने वाला होता है। ये हो गए। दूसरे चरण में अमीबा का क्या प्रोसेस है? दूसरे चरण में है कि छठुपात बोलते हैं। दूसरे चरण में अमीबा अपने शरीर से उंगली जैसी उपांग निकालता है, मतलब अमीबा का उंगली जैसा निकलेगा, रोमा जैसा देखिएगा अमीबा को, और जिसे हम छुटपाद बोलते हैं, क्योंकि भोजन कण को चारों तरफ से घेर लेता है। ये दूसरा चरण है अमीबा का। तीसरा चरण भोजन करने का क्या है इसको, कि भोजन को घेरने के बाद क्या करेगा, एक थैली जैसी संरचना बनाती है जिसे फूड पैकवल या भोजन रसधानी कहते हैं या रक्तिका कहते हैं। इसमें भोजन कण अंदर कैद कर लेता है और कैद कर लेगा तो चौथे चरण में क्या करेगा, भोजन को पचा लेगा, फूड वैक्यूअल के अंदर पचा देता है। तो पचाने के बाद पोषक तत्व कोशिका में फैल जाता है और अब चयनी भाग अंत में कोशिका के बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब अपशिष्ट जो पदार्थ है, बिना मतलब का जो पदार्थ है, उसे बाहर निकाल लेता है। ठीक है, यही है। और भी जानना है थोड़ा सा जान लीजिए, संबंधित अतिरिक्त और भी तथ्य की बात करें तो इस प्रकार के भोजन ग्रहण को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, जो अमीबा करता है। होलो जो एक पोषण जो होता है, ये इसका उदाहरण है अमीबा का। अमीबा की यह विशेषता दर्शाती है कि वह अपने आकार को बदलकर भोजन पकड़ सकता है, बदल सकता है। चलिए, ये हो गए क्लियर। अब चलते हैं आपको 10वें प्रश्न की बात करते हैं। टोटल 30 प्रश्न हैं तो थोड़े समय लगेंगे। 10 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित आकृति, ये आकृति जो है लिख नहीं पाता है। निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? अवशिष्ट उत्पाद जो है हम कहाँ पाएंगे, ये पूछा है आपसे। तो निम्नलिखित आकृतियों में दिखाई गई पादप में जो है हम अपशिष्ट उत्पाद पाई जा सकती है या पाई जाती है। तो किसमें? ये ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी, ये आपका ऑप्शन है और ये आकृति है आपका, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, तीर फोर दिखाई गई क्षेत्र है, जो कि आकृति के हिसाब से बताई गई है अपशिष्ट के लिए। अपशिष्ट मतलब बाहर निकालना, है ना, यही होता है। अब इसमें क्यों हम दिखा रहे हैं सी, चलिए आगे चलते हैं, हम आपको विशेष व्याख्या देते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि तीर फोर जो है रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूअल, वैक्यूम ओयल बोलते हैं या वैक्यूअल बोला जाता है रिक्तिका को दर्शाता है, जहां पादप जो होते हैं, पौधे जो हैं, कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्पाद संग्रहित करते हैं, खराब चीज को संग्रहित करते हैं। रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूम ओल या योल। रिक्तिकाएं जो होता है वो कोशिका का बड़ा हिस्सा घेर के रखता है। ठीक है, क्या रखता है? घेर के रखता है। इसमें जल होगा, लवण होगा, यहाँ तक कि लवण तो होता ही है, यहाँ पर रंग द्रव्य होते हैं, पोषक द्रव्य होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी इसमें आपको दिखेगा।
समझ गए? संग्रहित करता है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि आपको ऑक्स ऑक्साइलेट जो होते हैं, ऑक्साइलेट क्रिस्टल के रूप में ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। टैनिन तत्व के रूप में होते हैं। टैनिन या अम्ल है, ठीक है? टैनिन बोलिए या टैनिक, यहाँ टैनिक कर दीजिए, ये टैनिक है, गलत है। टैनिक तत्व और अनावश्यक पदार्थ जो हैं, व्यर्थ के पदार्थ, वो रक्तिका में जमा होकर कोशिका को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। समझ गए? और यह कोशिका में जो है तुर्ग दाब, तुर्ग दाब या जल दाब कहिए, प्रेशर बनाने में या बनाए रखने या कोशिका को संरक्षित रखने में भी मदद करता है। रक्तिका की यही बात है। चित्र पादप कोशिका को आप देखिए गए। अब चलिए आगे चलते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक होते हैं, साइटोप्लाज्मा होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं और वैक्यूओल मतलब रक्तिका होते हैं। ध्यान रखिएगा, रक्तिका की पिक्चर आप देख सकते हैं। और थोड़ी जानकारी लें। अब जंतु कोशिका की हम बात करेंगे, ठीक है? देखिए जंतु सेल को आप पिक्चर में देख लीजिए, इस तरह का जंतु सेल को आप पिक्चर में देख सकते हैं। हम चाहें तो पूरा डिटेल देंगे लेकिन अभी समय लगेगा। तब तक थोड़ा सा इसमें अंतर देख लीजिए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़े से अंतर हम देखते हैं। कोशिका भित्ति होते हैं, पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति में नहीं होते हैं। मतलब कोशिका भित्ति जो है आपका जंतु में नहीं होता है, ये हम जानते हैं। प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं पादप में, याद रखिएगा, लेकिन प्लास्टिड जो है लवक जो है जंतु में नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बड़ी वैक्यूल होते हैं पादप में मतलब पौधे में, लेकिन छोटी और कई रक्तिकाएं हो सकती है जंतु में, छोटी-छोटी होती है, याद रखिए वैक्यूल। और आकार इसका जो पादप में आकार जो है निश्चित होता है, याद रखिएगा। आमतौर पर कोणीय होता है, ये ध्यान रखना है पौधे में। लेकिन जंतु में आकार अनियमित है, गोलाकार भी हो सकता है, बदलने योग्य भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। 11वां प्रश्न की बात करें, जल और गैस कौत को पार नहीं कर पाती है। जल और गैस कौत को नहीं जो है जल और गैस कौत को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिका में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है बताइए? जल जैसे माने जल और गैस जो है कॉर्क एक आप देख रहे हैं जो कि जाली टाइप का होता है, सेवेरियन की परत की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, कॉर्क को पार नहीं कर पाती क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो हम बताएंगे सेवेरियन पाया जाता है। सेवेरियन पाया जाता है इसलिए ये परत होती है इसलिए पार नहीं कर पाता है। सेवेरियन की बात करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो सेवेरियन एक मोम जैसा पादप होता है। तो मोम जैसा होगा तो कवर हो जाएगा तो गैस भी नहीं पार होगा, है ना? जल तो छोड़िए, गैस ही नहीं पार होगा। यह कोशिका भित्ति में जमा होकर उसे जल और गैसों के लिए अप अप्रभेद करता है। अप्रभेद मतलब क्या करता है? रोकता है। जिसे आप इम्पेरियबल बोल सकते हैं। इम्पेरिबल बनाता है। आगे चलेंगे, इसलिए कॉर्क की कोशिकाएं सुख मतलब सूखा प्रदान करती हैं और अंदर की कोशिकाओं को पानी हानि और संक्रमण से बचाती है। एकदम पानी के अंदर जाने से बचाती है। पेड़ की बात ये है, सही बात है, पानी अंदर नहीं जाता। देखिए यहाँ पे लिखना है, ये गलत है। यहाँ पे सेवेरियन वसा जैसा पदार्थ, सेवेरियन जो होता है वसा जैसा पदार्थ होता है, याद रखिएगा। और जो विशेष रूप से सुरक्षात्मक टिश्यू कहा जाता है, जैसे कि कॉर्क और जड़ों की बाहरी परत को आप देख सकते हैं पिक्चर में, उस हिसाब से ये पाया जाता है। कॉर्क की कोशिका जो होती है वो मृत कोशिका होती है, ठीक है? और इनमें जो है सेवेरियन सेवेरियन की मोटाई परत होती है। इनमें सेवेरियन की मोटाई परत होती है जो बाहरी आघात और रोगजनक की रक्षा करती है, रोगों से बचाती है पेड़ को। सेवेरियन जल रोधक होने के कारण पौधे में जो है जल संरक्षण की प्रक्रिया में सहायक भी होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोम जैसा होता है, इसमें वसा होती है। अब देखिए पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख जैविक एवं उनके कार्य की हम बात थोड़ा कर लेते हैं। तो स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च नहीं है, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टार्च नहीं है, ये प्रिंट गलत हो गया है। इसमें क्यूटीन है। क्यूटीन जो होता है ये पत्ती और तनों की बाहरी जो सतह होता है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल बोला जाता है।
क्यूटिकल होते ही क्यूटियन बोलते हैं। और जल हानि रोकना, रोग रोग जो है रोगजनक की रक्षा करना, ये सब काम करता है। याद रखिएगा, जो किस क्या कौन करता है? क्यूटिन करता है, क्यूटिकल करता है। सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज क्या है? ये पादप कोशी मिट्टी है जो कि संरचना और सहारा की बात करता है। पौधे की बात हो रही है। और एक होते हैं लिग्निन। लिग्निन जो होता है ये जाइलम उत्तक होता है, जाइलम टिश्यू होता है जो कि कठोरता, मजबूती और जल का संवहन करता है। याद रखिएगा, ठीक है। और एक होता है सेवेरियन जो कि कॉर्क होता है, एंडोडर्मिक्स भी होते हैं, एंडोडर्मिक्स भी बोलिए। ये जल रोधी होते हैं। याद रखिएगा, जल को रोकते हैं, गैसों को रोकने की क्रिया करते हैं। याद रखिएगा। अब चलिए, अब बात करते हैं 12वें प्रश्न। 12वें प्रश्न को आप स्पष्ट से देखिए और नजदीक से देखिए। निम्न में से कौन सा कोशिका ये जो है जल की मात्रा को बनाने या जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? जल की मात्रा को बनाने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो है यहाँ पे जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? मतलब कि यहाँ पे कोशिका के अमीबा में, यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा कर दिया है अमीबा, ठीक है। क्योंकि पिक्चर किसका है? अमीबा का, तो अमीबा लिखिएगा। तो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो वो है संकुचन रसधानी। संकुचनशील रसधानी, रसधानी, रसधानी मतलब होता है रक्तिका, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि जल संतुलन बनाए रखने और कोशिका को फटने से बचाने में सहायता करता है, ये संकुचनशील, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए इसकी थोड़ी जानकारी, हम विशेष जानकारी लेते हैं। संकुचनशील रसधानी की बात करें तो अमीबा में जल के अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है। वह केवल यही काम करता है। अमीबा जो है वातावरण में रहता है, असमान वातावरण में रहता है, असम वातावरण में कहिए, असम वातावरण में रहता है, जहां जल लगातार कोशिका में प्रवेश करता रहता है, ठीक है। समान रूप से नहीं रहता, सम नहीं रहता, असम रहता है बताओ वातावरण में। संकुचनशील रसधानी जो होता है, इस अतिरिक्त के रूप में देखा जाए, इसे अतिरिक्त के रूप में देखिए कि जहां जल लगातार कोशिका में प्रवेश कर रहा है या करता है, तो संकुचनशील रसधानी इस जल इकट्ठा कर समय समय पर इकट्ठा कर समय समय पर बाहर निकाल देती है, जिससे कोशिका में जल का संतुलन बना रहता है और कोशिका फटने से बच जाता है। मतलब इसके सेल को बिजली से फट जाता है। अमीबा का है संकुचनशील जो रसधनी है, वो अमीबा जैसे प्रोटोजोआ में जल संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है, और समय समय पर संकुचित होकर अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है, जिससे कोशिका सुरक्षित रहती है। अब देखिए, जल संतुलन बनाए रखने या कोशिका की संरचना या जीवन की आवश्यक के लिए खास करके वातावरण की बात करें, असम वातावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, उसमें होता है। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं, कोशिका द्रव की बात करते हैं और खाद्य रसधनी की बात करते हैं। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखती है, लेकिन यह जल संतुलन नियंत्रित नहीं कर पाती है प्लाज्मा झिल्ली, इसलिए इसे नहीं रखा गया है। कोशिका द्रव क्या है? यह कोशिका के अंदरूनी भाग है, पर जल की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकता कोशिका द्रव। और खाद्य रसधानी क्या है? यह भोजन को संग्रहित करता है और पचाने का भी कार्य करता है, लेकिन जल संतुलन करने का हिम्मत नहीं है। याद रखिए, संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है। 13वां प्रश्न, कोशिका के, सुनिए 13वां प्रश्न है, कोशिका के खाली जगह है में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाता है, ठीक है, पाइरूवेट बनाता है। तो कोशिका के ब्रैकेट में ग्लूकोज के पाइरूवेट बनाता है, पाइरूवेट बनाता है, वह है कोशिका द्रव। क्या है? वह है कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव है तो चलिए हम जानते हैं, व्याख्या करते हैं और समझते हैं। व्याख्या में क्या है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कोशिका की कोशिका द्रव में होती है। इसमें जो है ग्लूकोज का टूटकर पाइरूवेट में परिवर्तित होना शामिल है। यह प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है, जो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर
श्वसन की बाकी चरण, यहाँ पे श्वसन लिखना चाहिए था, श्वसन की बाकी चरण। एक मिनट यहाँ पे बढ़िया से लिख देता हूँ। श्वसन की बाकी चरणों में योगदान देता है या देती है, इसलिए ग्लूकोज से जो है पायरुवेट बनना कोशिका द्रव में होता है, इसलिए कोशिका द्रव में बनता है। या देखिएगा, यही है समीकरण। और भी बातें करें, संक्षिप्त बातें करते हैं। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या ना हो, दोनों परिस्थितियों में हो सकती है। ग्लाइकोलिसिस जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या ना हो, दोनों परिस्थिति में हो सकती है। इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया से एटीपी के छोटे अणु बनते हैं जो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होते हैं। पायरुवेट आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स चक्र में भाग लेता है, जिससे अधिक ऊर्जा बनती है। जिससे क्या होती है? अधिक ऊर्जा बनती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 14 सवाल की बात करें, 14 क्वेश्चन की बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है विचित्रण कोशिका क्यों माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्रण क्यों माना जाता है? विचित्रण कोशिका को क्यों माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। आगे चलेंगे, व्याख्या थोड़ा कर लेते हैं। व्याख्या यह है, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दोनों विशेषताएं सामान्यतः कोशिका के अन्य भागों में नहीं मिलती है, अन्य भागों में नहीं मिलती। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतंत्र माना जाता है और यह ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ अपने प्रोटीन बनाने में भी सक्षम होता है। इससे यह अन्य कोशिकाओं से अलग और विशेष बनाया जाता है। याद रखिएगा। और भी बातें करें, संबंधित अतिरिक्त तथ्य की बात करेंगे। इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी ऊर्जा बनकर ऊर्जा उत्पादन करता है। एटीपी बनकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें जो मैंने पढ़ा कि इसमें जो पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें पाए जाने वाले डीएनए से यह स्पष्ट होता है कि उसका जो है उद्गम प्राचीन सूक्ष्म जीवों से हुआ है। मतलब प्राचीन समय से ही इसका उद्गम हुआ है। उद्गम बोलिए यहाँ पे, उद्गम प्राचीन सूक्ष्म जीवों से ही हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में स्वतः विभाजित भी हो सकता है, स्वतः ही विभाजित होता है, स्वयं विभाजित हो जाता है, जो इसकी अर्ध स्वतंत्र प्रकृति का प्रमाण है। अब कोशिकीय सामग्री का भंडार जो होते हैं या सूक्ष्म जीवों की पचा सकते हैं या ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस जिसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भंडार का कार्य नहीं करता है, यह ऊर्जा उत्पादन करता है। यह कार्य जो है लाइसोसोम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। यह सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, लेकिन विचित्रण कहने का कारण इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होना चाहिए या होता है। राइबोसोम होना है। ये सब प्रक्रिया आपको समझ में आया? अगर आया है तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए 16वें प्रश्न की बात करते हैं। 16वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे है स्वेडन और स्वान द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? किन जीवों पर लागू नहीं होता है? वो विषाणु पर, वायरस पे लागू नहीं होता है। याद रखिए, जंतु, कवक, शैवाल ये सब पे लागू होंगे, लेकिन आपके विषाणु वायरस पे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? चलिए हम जानते हैं। स्वेडेन और श्वान का कोशिका सिद्धांत जो है, कहा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वेडेन और श्वान ने दिया। ठीक है, ये बात है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मतलब सेल हमारा जीवन का मूल इकाई है। लेकिन यहाँ पे सवाल है वायरस। वायरस जो है कोशिका संरचना से रहित है, मतलब नहीं है। याद रखिएगा, इनमें ना तो कोशिका झिल्ली होती है, ना कोशिका द्रव होता है, ना केंद्रक होता है। और ये केवल प्रोटीन आवरण और आनुवंशिक पदार्थों से बने होते हैं। कौन? वायरस। और जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बढ़ सकते हैं ये वायरस। इसलिए कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता। इसलिए स्वेन और सुडान जो है वायरस से संबंधित नहीं होंगे।
चलिए, कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू होता है ये जानते हैं, तो जंतुओं पर। जंतु सब में आ जाते हैं, मानव भी आ जाता है, याद रखें। अब इसमें है कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, ये सिद्धांत इन पर पूर्णतः लागू होता है, पूर्ण रूप से। कवक पर देखा जाए तो कवक जैसे फफूंदी, मशरूम, सुतरी, तंतु की कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सिद्धांत इन पर लागू होते हैं। अब शैवाल में बात करें तो शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, यह सिद्धांत इन पर भी लागू होते हैं। ठीक है कि भाई इस कोशिका सिद्धांत से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कोशिका सिद्धांत जो है 1838 से लेके 39 में स्वीडन और स्लेडन ऐसे बोलते हैं द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बाद में इसमें दिया हुआ है, यह नाम मिटा हुआ है, विर्चोव बोलते हैं, विर्चोव ने जोड़े, इसमें जोड़े थे। हरा कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, ये बताए थे। चलिए आगे बात करते हैं और 17वें प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इनमें संबंध की बात करें, इनके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न में से प्रश्नों का सही उत्तर होगा या सही उत्तर प्रदान करता है, बता दीजिए। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, इसकी जो बात करेंगे तो आगे देखिए, कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं, कोशिका विभाजन कब और कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है कि देखिएगा, यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा सा स्मॉल इसे कर देता हूं, यहाँ पे तभी तो पिक्चर का दिखेगा, ये क्वेश्चन का आंसर दिख रहा हो। अब देखिए, ये जो है सूत्री, ए असूत्री विभाजन में रखा गया है, मतलब कोशिका विभाजन के प्रकार को असूत्री में रखा गया है। दूसरा बी समसूत्री विभाजन में है, ये है। तो ये जो है पहला आपका, यही आपका आंसर विकल्प जो है सही बताया गया है। क्यों बताया गया है, चलिए इसकी विशेष जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि समसूत्री क्या होता है, असमसूत्री क्या होता है। तो समसूत्री की बात करेंगे तो एक चित्र जो है, चित्र में एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है, मतलब समसूत्री होता है। एक से दो बन रहा है तो सम है, बराबर है, मिस्टोसिस है। और यही मिशोसिस हो जाएगा। तो चित्र बी में देखिए, एक कोशिका से 4 सेल बन रहे हैं तो असमसूत्री है, मतलब समान नहीं है, याद रखिएगा, मतलब कितना भी बन सकता है। एक होता है मिस्टोसिस, एक होता है मियोसिस, याद रखिएगा। आप अपने ढंग से याद कर सकते हैं, समसूत्री असमसूत्री। तो समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन ऐसे बताए गए हैं। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। चित्र 1 की बात करते हैं। चित्र 1 जो है आपका, क्योंकि चित्र 1 में दिखाया गया है कि प्रक्रिया समसूत्री विभाजन मतलब मिस्टोसिस है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिका जो है बनती है। यह प्रक्रिया वृद्धि, मरम्मत और सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है। असमसूत्री विभाजन क्या है, यौन जनन के लिए आवश्यक है, जिसे युग्म बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। क्लियर हो गए। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन जो है गलत है, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, बता दीजिए। तो कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। किसका होता है, एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। कारण है, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक अम्ल का विघटन जो है क्रेब्स चक्र में होता है, जो वास्तव में ऑक्सीजन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं रखता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ऑक्सीजन का उपयोग जो है अंततः इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है एटीपी बनने के लिए होता है, लेकिन एसिटिक अम्ल का विघटन जो है स्वयं ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं है। इसलिए यह कथन गलत है। समझ गए, इसलिए यह कथन को गलत रखा गया है। और भी जानकारी लेते हैं, थोड़े से अतिरिक्त तथ्य की बात करते हैं। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा में होता है। तो ग्लाइकोलिस जो लिसिस है
वो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। क्रेब्स चक्र के दौरान NADH और FADH2 बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP उत्पादन में जाते हैं। एसिटिक अम्ल में कुल ATP उत्पन्न लगभग 36 से 38 ATP प्रति ग्लूकोज होता है। ये भी क्लियर है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। यह सही है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का विघटन होकर पाइरुविक अम्ल बनाता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। यह सही है। क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं होती। यह अवयवी तरीके से चलता है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यह भी सही है, क्योंकि ग्लाइकोसिस के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल बनता है। ये भी बात सत्य है। अब और भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। श्वसन के प्रथम चरण को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलेंगे कि श्वसन के प्रथम चरण की बात करेंगे। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में टूट जाता है। किण्वन की बात करें, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि किण्वन मतलब फर्मेनेशन मतलब एनएरोबिक प्रक्रिया है। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं डी आंसर। डी क्या है? श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। सही बताएं तो ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज की सही पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल बनाता है। ये बात हो गए। अब देखिए 19वां प्रश्न की बात करें। 19वां प्रश्न है, कशेरुकियों की यकृत कोशिका में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? अपशिष्ट और विषों का निवारी विषीकरण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? तो अपशिष्ट का और विषैले पदार्थों का जो है निष्क्रमण कहिए, निष्क्रिय किया जाता है। निवारी विषीकरण किया जाता है, जो आप बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा मिटा हुआ ये निष्क्रिय करते हैं, ये बोलिएगा। व्याख्या करते हैं तो कशेरुकियों में यकृत मतलब लीवर कोशिकाओं में SER, ठीक है, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। मुख्यतः विषैले पदार्थ और दवाओं को जो है निष्क्रिय करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब कि निष्क्रिय करने में कार्य करता है। यह लिपिड संश्लेषण में भी भाग लेता है। याद रखिएगा कौन? SER, याद रखेंगे। अब इसमें जो ऑप्शन गलत है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, क्यों रखे इसे। प्रोटीन संश्लेषण यह कार्य जो है राइबोसोम एवं ER मतलब RER करता है, न कि SER करेगा। मतलब राइबोसोम है तो इसमें SER का कोई भूमिका नहीं है। लिपिड का संश्लेषण की बात करें तो यह जो है SER करता है, परंतु यह मुख्य कार्य नहीं करता। प्रश्न में जो महत्वपूर्ण कार्य पूछे गए थे वो इसमें नहीं बताया गया, निष्क्रिय नहीं है। बात करें जटिल शर्करा में संश्लेषण की बात करें तो यह कार्य जो है मुख्यतः गोल्जी तंत्र करता है। गोल्जी तंत्र करने का काम करता है, तो इसमें कोई रोल नहीं है जटिल शर्करा का। ठीक है, अब ले सकता है, लेकिन यकृत कोशिकाओं में इसका प्रमुख कार्य जो होता है उसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा से और जानकारी ले लीजिए। SER यकृत में कार्बोहाइड्रेट चयापचय मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी कुछ भूमिका निभाता है। और सुनिए, SER दवाओं और विषाक्त रसायनों मतलब विषैले रसायनों में जल घुलनशील रूप में बदलकर मूत्र या पीत के माध्यम से निकलकर या निगलने में मदद करता है। SER की मात्रा और गतिविधि उन कोशिकाओं में अधिक होती है जो विषहरण लिपिड चयापचय में सक्रिय है, जैसे यकृत और अंडाशय की कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्लियर हो गए। अब बात करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण यह कार्य जो है RER करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है, ना कि स्मूथ वाला करेगा। चलिए लिपिड संश्लेषण की बात करेंगे तो लिपिड संश्लेषण में SER जो है लिपिड संश्लेषण में भाग ले सकता है।
लेकिन यकृत में इसका प्रमुख जो कार्य है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लिपिड संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, जटिल शर्करा के संश्लेषण में यह कार्य मुख्यतः गोल्जी तंत्र या साइटोप्लाज्मा में एंजाइम द्वारा होता है, एसीआर के रूप में नहीं होता है। क्लियर हो गए। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ होते हैं? तो वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, इसमें थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए कि पादप कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन मतलब ग्लूकोज को ऊर्जा एटीपी में बदलने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए, जहां ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मदद से विघटित होता है और ऊर्जा CO2 और पानी का निर्माण होता है। बात करते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की बात करेंगे, जिसमें ऊर्जा एटीपी प्लस CO2 प्लस पानी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मतलब श्वसन प्रक्रिया की बात करते हैं। और बात करते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एटीपी ऊर्जा बनाता है। क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, रसधानी की बात करें, यह मुख्यतः जो है पानी, पोषक तत्व और अपशिष्ट भंडार के लिए होता है, श्वसन का कार्य नहीं करती है। क्लियर हो गए। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, हरित लवक जो होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं करता है, वो श्वसन का कार्य नहीं करता है। याद रखिए। अब देखते हैं, बात करते हैं तीसरा सी जो है, यह है पैरा ऑक्सीसोम। याद रखिएगा, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन और फैटी एसिड का चयापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। यह श्वसन का मुख्य रूप से नहीं होता है, यह श्वसन का इसमें मुख्य रूप से नहीं होता है, तो पैरा ऑक्सीसोमी होता है। H2O2 का अपघटन होता है, फैटी एसिड जो है चयापचय होता है, ये याद रखेंगे। चलिए, जीवन की मौलिक इकाई की बात करें, कोशिका सेल की बात करेंगे, तो 21 सवाल क्या है ये हम बात करते हैं। ठीक है, 21 सवाल क्या है सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 की बात करें तो इसमें क्या है कि प्रकेंद्रिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल जिसे बोलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत का विकल्प का चयन करना है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेलों में कोई झिल्लीबद्ध या मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है नहीं होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो अंग शेल नहीं होता है, ये बोलिए अंगक शेल नहीं बोलिए, तो ये हटा दिए, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इनमें जो है नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब या आदि जैसे संरचना नहीं पाई जाती। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ये ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है ना, ये पढ़े थे हम लोग, अब हम डिटेल में बताए थे उसको। तो यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे और यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, केंद्रक के रूप में हम बात करेंगे, जिसमें अनुपस्थित होता है, तो डीएनए न्यूक्लाइड में होता है, याद रखिएगा। इसमें उपस्थित की बात करें, केंद्रक, केंद्रीय झिल्ली संहित होता है, और ये बात तो आप जानते हैं। आकार की बात करेंगे तो आकार में अत्यधिक छोटा होता है प्रोकैरियोटिक और आमतौर पर बड़ा होता है यूकैरियोटिक। ये हो गए। अब बात करते हैं ऑर्गेल जो होता है, ये झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेल जो होते हैं झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल नहीं होते हैं, झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल होते हैं कौन? यूकैरियोटिक। और गुणसूत्र में बात करें प्रोकैरियोटिक का, तो एक एकल गुणसूत्र होता है। ठीक है, और दूसरा कि यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। क्लियर हो गए। चलिए आगे की बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक की बात करते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक की बात करें, केंद्रक झिल्ली होते हैं नहीं होता है। केंद्रीय क्षेत्र को केंद्रिका कहते हैं। इसमें केवल क्रोमोसोम पदार्थ होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है।
इसके बजाय आनुवंशिक सामग्री डीएनए कोशिका द्रव में बिखरी रहती है, जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। सस्पेस्ट की बात करें, चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरी हुई केंद्रक होता है। ये भी क्लियर हो गए। कोशिकांग की बात करेंगे, ठीक है, ऑर्गन की बात करेंगे तो कोशिकांग की बात करें तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्थित होते हैं, केवल राइबोसोम पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है उपस्थित हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वॉल्ट, गोल्जी तंत्र कहिए, बॉडी कहिए, ईआर कहिए, इंडो, है ना, रेक्टिकुलम, लाइसोसोम कहिए, क्लोरोप्लास्ट कहिए, ये सब जो होते हैं आपको यूकैरियोटिक में होंगे। और कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं, लेकिन राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ये सब अंतर आप समझते चलिएगा। और देखिए कोशिका के आकार की बात करें तो ये माइक्रोमीटर के रूप में हम बताते हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं प्रोकैरियोटिक में। अब 5 से 100 कहिए या 10 से 100 कह दीजिए माइक्रोमीटर, ये बड़ा होता है यूकैरियोटिक में, है ना। आकार की बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, कोशिका का आकार बात कर रहे हैं उसमें। अगर मान लीजिए डीएनए का स्वरूप की बात करेंगे तो ये वृत्तीय होता है, वृत्तीय एक क्रोमोसोम होता है और इसमें रेखीय होता है, अनेक क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर हो गए। कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो सरल होते हैं, सरल रूप से होते हैं, बाइनरी फिशन होते हैं। क्लियर हो गए। और माइटोसोम की बात करें तो ये यूकैरियोटिक में होते हैं कोशिका विभाजन, जो कि मियोसिस के द्वारा होता है या माइटोसिस के द्वारा होता है। राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम जो है 70 एस के प्रकार होते हैं या छोटे होते हैं, 80 प्रकार बड़े और कुछ 70 एस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। क्लियर हो गए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य बातें की बात करेंगे या यूकैरियोटिक कोशिका की मुख्य बातें करेंगे तो केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं, केवल न्यूक्लिक ऑइड पाया जाता है, छोटी होती है और सरल संरचना वाली होती है। उदाहरण की बात करें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है और झिल्ली युक्त अनेक कोशिकांग होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में बड़ी होती है और जटिल संरचना वाले होती हैं। उदाहरण की बात करें अमीबा और पौधे और जंतु जो कि और मानव, ये होते हैं, याद रखिएगा। और बातें करें, ध्यान दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं या सरल संरचना वाली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल संरचना वाली होती है और इनमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर हो, ध्यान देने वाली बात है। अब चलते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में डीएनए का स्वरूप की बात करेंगे। तो डीएनए का स्वरूप हम बात करें तो वृत्ताकार होता है प्रोकैरियोटिक में, एक ही क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में रेखीय अनेक क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, याद रखिएगा। कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो ये सरल बाइनरी फिशन होते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक के भी 70 एस प्रकार के छोटे होते हैं राइबोसोम, जो कि इसमें होते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 70 से ज्यादा होता है, 80 ये बताना है। अब कोशिका भित्ति की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में तो ये पेप्टो याद रखिए पेप्टिडोग्लाइनिन युक्त होते हैं। ये पादप में सेलुलोज, कवक में काइटिन, जंतु में अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना है। या ग्लाइकन बोलेंगे। मूल्य जीव की बात करेंगे तो मूल्य जीव में एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। क्लियर हो गए। उदाहरण की बात करेंगे तो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। और पौधे, जंतु और कवक, प्रोटिस्टा आदि की बात हम करते हैं प्रोकैरियोटिक में, सॉरी यूकैरियोटिक में। इसमें यू लगा दीजिए, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। क्लियर हो गए। तो प्रो और यू दोनों याद हो गए हमें। अब देखिए प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका की मुख्य बातें सुनिए। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली होता है यूकैरियोटिक में। केवल न्यूक्लिक ऑइड पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और झिल्ली युक्त अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। छोटी होती है और सरल संरचना वाली होती है, बड़ी होती है और जटिल संरचना वाली होती है यूकैरियोटिक में। उदाहरण की बात करें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। उदाहरण की बात करें अमीबा, पौधे और जंतु और मानव की बात करेंगे। याद देखिए। चलिए बात करते हैं 22 है एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो वो है ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। वो ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस है। अगर व्याख्या की बात करें, एटीपी की बात करेंगे, तो एटीपी को एडेनोसिन या ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण मुख्यतः फॉस्फेट वाइंस के माध्यम से होता है। या माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया फास्फोरस की उपस्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि एटीपी में 3 फास्फेट समूह होते हैं और ऊर्जा मुख्य रूप से इन फास्फेट वाइंस में संग्रहित होती है। क्लियर हो गए? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। संबंधित और भी बात करें, एटीपी की बात करें, एटीपी की ऊर्जा जो है, एटीपी की ऊर्जा मुद्रा कहिए, करेंसी कहिए, एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी की। तो सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी। अब देखिए एडीपी, एटीपी था, एडीपी है, जो कि पीआई, एडीपी प्लस पीआई के साथ जो है मिश्रण कीजिए, एटीपी निकलता है। तो यह प्रतिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन श्रृंखला के दौरान होता है। फास्फोरस की कमी की बात करते हैं, तो ऊर्जा उत्पादन और कोशिकीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है। और बात करें सोडियम की बात करेंगे, यह मुख्य रूप से स्नायु और तंत्रिका कार्यों में आयन या संतुलन के लिए आवश्यक है, जिसे एटीपी में ऊर्जा भंडारण में नहीं है। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं बी, कैल्शियम की बात करें, यह स्नायु संकुचन और कोशिका संकेतों में आवश्यक है, एटीपी निर्माण में नहीं। क्लियर हो गए? और बात करते हैं आयरन की बात करते हैं, यह हेम समूह और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण है, लेकिन एटीपी में सीधे निर्माण में नहीं है। क्लियर हो गए? आगे बात करें, ध्यान दें, एटीपी और एडीपी में ऊर्जा फास्फेट या वाइंस में संग्रहित होता है, इसलिए फास्फोरस जो फास्फोरस है, फास्फोरस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो फास्फोरस की भूमिका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गए? अब चलते हैं 23 क्या है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो वो है डीएनए। अब जानते हैं प्रोटीन के लिए अगर निर्माण में सूचना स्रोत कौन है? डीएनए। अगर बात करें प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए ही मुख्य सूचना स्रोत होता है। डीएनए में जीनों के रूप में एन्कोडेड निर्देश होते हैं, जो आरएनए के माध्यम से राइबोसोम तक पहुंचते हैं और वहां अमीनो एसिड अनुक्रम में परिवर्तित होकर प्रोटीन बनाते हैं या बनाता है। डीएनए की जीनों की श्रृंखला अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करता है। सूचना की बात करें तो डीएनए जो है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए प्रोटीन के रूप में केंद्रीय मतलब डोगमा में प्रभावित करता है, ठीक है, केंद्रिका में प्रभावित करता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ एमसीक्यू में है इसलिए एनालिसिस कर रहा हूं, नहीं तो ये भी आवश्यकता नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, राइबोसोम में टीआरएनए की सहायता से अमीनो एसिड सही क्रम में जुड़ते हैं, ठीक है। राइबोसोम में टीआरएनए अगर रहेगा तो अमीनो एसिड सही क्रम में जुड़ते हैं। क्लियर हो गए? अगर बात करें प्रोटीन निर्माण की पूरी प्रक्रिया, सूचना का मूल स्रोत हमेशा डीएनए ही होता है, चाहे वो केंद्रक हो या न्यूक्लिक डीएनए हो या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में हो, याद रखिएगा। 24 की बात करेंगे। 24 क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? उसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्लियर हो गए? अब राइबोसोम है तो सुनिए, व्याख्या की बात करें। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थल होता है। यह जो है एमआरएनए से प्राप्त सूचना के आधार पर अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम 2 भागों, छोटा और बड़ा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्मा में मुक्त या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़ा हुआ पाया जाता है। क्लियर हो गए? राइबोसोम जो है 70S प्रोकैरियोटिक और 80S यूकैरियोटिक का प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और बात करें, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को पूरी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है।
जो कि मॉलिक्यूलर लेवल का कोशिका के प्रोटीन निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं 25। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक है या अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है उसे हम केंद्रीय झिल्ली या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्लियर हो गए। अब व्याख्या की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इनकी आनुवंशिक सामग्री डीएनए कोशिका द्रव से या द्रव में बिना किसी झिल्ली के फैली रहती है और इसे केंद्रकाय कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसलिए केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति प्रोकैरियोटिक की प्रमुख विशेषता है। क्लियर हो गए। अब प्रोकैरियोटिक में आनुवंशिक पदार्थ नाभिक में नहीं बल्कि सीधे केंद्रिका द्रव में स्थित होता है। इनके पास कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम और प्लाज्मा झिल्ली तो होती है, परंतु नाभिकीय झिल्ली और अन्य झिल्लीबद्ध नहीं होते। अंगीला कहते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गए। अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीवों में धागेनुमा डीएनए एकल, ठीक है, वलयाकार बोलिए या एकल गुणसूत्र कह सकते हैं, क्रोमोसोम कह सकते हैं, रूप में पाया जाता है। आप जानते हैं केंद्रक झिल्ली का अभाव जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। 26 की बात करेंगे कि 26 की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त रूप से, यहाँ पे संयुक्त है, संयुक्त संरचनाओं से घेरे जाने पर मानव गाल की कोशिका या कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। आगे बात करते हैं, व्याख्या करते हैं। व्याख्या यह है कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं या प्याज की कोशिकाओं, जो कोशिकाएं होती है, मतलब कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं प्याज कोशिकाएं हैं जिनमें स्पष्ट और मजबूत कोशिका भित्ति होती है, जबकि मानव गाल की कोशिका प्राणी जो होती है, प्राणी कोशिका जो होती है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। यदि दोनों साइड में दिखाई देने वाला मुख्य अंतर है, तो मुख्य अंतर क्या है ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ा लवक नहीं पाया जाता है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लचीला झिल्ली और छोटी लवक होते हैं। संयुक्त संरचना की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कोशिका संरचना की बात करते हैं। यह झिल्ली कोशिका को आकृति, आवरण और सुरक्षा प्रदान करता है। 27वां प्रश्न है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता, ऊंचाई वाला टेम्परेचर याद रखिएगा, से निम्न सांद्रता की ओर जो है स्वतः गति करता है या गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो से हम विसरण कहते हैं। उसे विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या की बात करते हैं तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करता है, जब तक कि संतुलन स्थापित ना हो जाए। यह अणुओं की प्राकृतिक गति पर आधारित है और इसमें किसी जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हो गए। विसरण की बात करेंगे। विसरण तापमान, दाब और सांद्रता के अंतर से प्रभावित होता है। कोशिका झिल्ली के पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मुख्यतः विसरण द्वारा होता है। आपका ये काम नहीं कर पाया। चलिए तो देखिए यहाँ पे सवाल है, 28वां प्रश्न है, हीमोडायलिसिस के कई अर्धपरागम, अर्ध है ये, अस्तर अस्तर युक्त नालिकाएं होती है, डायलिसिस में होती है, जो एक तरफ परत से भरे टैंक में निलंबित होती है, टैंक में जाती है। इस अस्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कथन सत्य आपका चौथा है, क्योंकि इसका प्रसरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट में रहित होता है। नहीं के बराबर रहित मतलब नहीं, ऐसा नहीं। चलिए
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। हीमोडायलिसिस में उपयोग होने वाला द्रव रक्त के प्रसारण दाब के बराबर बनाया जाता है ताकि जला और आवश्यक लवणों का संतुलन बना रहे, जबकि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिन क्रिएटिनिन इससे हटाए जाते हैं। यही इस प्रकार या इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना और आवश्यक तत्वों में संतुलन बनाए रखना, यही काम होता है। हीमोडायलिसिस का उद्देश्य होता है कि रक्त के अपशिष्ट और अतिरिक्त जल और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित को हटाना। और भी बातें करेंगे, डायलिसिस में की बात करेंगे। डायलिसिस में उपयोग होने वाला द्वय सावधानी से तैयार किया जाता है ताकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड आदि संतुलन या संतुलित मात्रा में हो। यह प्रक्रिया मुख्यतः जो है गुर्दे का विफलता में जीवन रक्षक उपचार के रूप में अपनाई जाती है, ये याद रखेंगे। अपुओं की गति को संभवन बनाए रखने के लिए इस सब चीज की प्रक्रिया की बात करता है। और बात करें 29वां प्रश्न की बात करेंगे। 29वां प्रश्न क्या है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है? तो कितना 30.5 केजी या कैलोरी मोल में हो जाती है। अब ये बात है तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एटीपी की बात कर रहे हैं तो जब एटीपी, जिसे हम फुल फॉर्म बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा, में अंतिम मतलब टर्मिनल फॉस्फेट बंधन जल के उपयोग से तोड़ा जाता है तो लगभग 30.5 किलो जूल प्रति मोल केजी मोल ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा कोशिका की अधिकांश जैव क्रियाओं को चलाने के लिए उपयोग की जाती है, ये भी क्लियर है। एटीपी या एडीपी या प्लस पीआई प्रतिक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। मुक्त ऊर्जा का उपयोग स्नायु संकुचन, सक्रिय परिवहन और रासायनिक प्रतिक्रिया में होता है, ये भी समझ गए। कोशिका ऊर्जा जो है संतुलन बनाए रखने के लिए एटीपी को निरंतर पुनः निर्मित करती है। कैसे करती है? एडीपी प्लस पीआई में करके एटीपी बनाती है। क्लियर हो गए। और चलिए, और अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। क्या है 30वां प्रश्न भाई? कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद होता है। तो किस रूप में मौजूद होता है? तो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। और ये अंतिम सवाल है। और जब कोशिका विभाजन में नहीं होता या नहीं होती तो डीएनए क्रोमैटिन रूप में फैलकर केंद्रक में मौजूद हो जाता है। यह ढीला और जाल जैसा पदार्थ है जो कोशिका के सामान्य कार्यों के दौरान आनुवंशिक सूचना को सक्रिय रखता है। विभाजन के समय जो है यही क्रोमैटिन संकुचित होकर गुणसूत्र के रूप में ले जाता है। इस रूप में ले जाता है, गुणसूत्र के रूप में ले जाता है। क्रोमैटिन की बात करेंगे। क्रोमैटिन डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं जो इसे संरचना और कार्य में सहारा देता है। कोशिका विभाजन से पहले क्रोमैटिन संकुचित होकर अस्पष्ट गुणसूत्र बना लेता है। आगे बात करते हैं, क्रोमैटिन कोशिका की गतिविधियों जैसे प्रतिलिपि या ट्रांसक्रिप्शन में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये हो। आगे बात करते हैं गुणसूत्र की बात करें। गुणसूत्र विभाजन के समय बने संनिहित रूप जो है अविभाजित अवस्था में नहीं। केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियर प्लाज्मा की बात करें, यह केंद्रक में मौजूद द्रव होता है। इसमें डीएनए नहीं बल्कि क्रोमैटिन रूप में संगठित होता है। जीन की बात करें, जीन जो है डीएनए के विशिष्ट खंड है जो पूरे डीएनए का रूप नहीं। क्लियर हो गए।